तो चैप्टर का नाम था बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर वेटेज रहेगा 7 नंबर के आसपास। आप मानो एक 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 1 नंबर की थ्योरी। ठीक है, 7 नंबर का मतलब इसकी वेटेज होगी। तो इसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें आपको सबसे पहले ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को गवर्न करता है, जिसके अंदर आप कैश का इनफ्लो मतलब जो भी पैसा आ रहा है और कैश का आउटफ्लो वो रिकॉर्ड करते हो और उसको 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लेते हो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी। फिर आपको सबसे पहले ये बताया था कि इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। कैश एट बैंक में ये ध्यान रखना है कि बैंक में कौन से अकाउंट वाला पैसा, करंट अकाउंट वाला। अगर एफडी वाला पैसा है मतलब फिक्स डिपॉजिट बैंक में, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, वो फिर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बैंक के कौन से पैसे की बात कर रहे हैं जो करंट अकाउंट में। अगर आपने बैंक में एफडी में पैसे रख रखे हैं तो फिर वो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होंगे। और तीसरा होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है जी, पहले इतनी बात याद आ गई। अब जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपसे पूछ सकता है 3 तरह की एक्टिविटीज़ बताओ, या फिर उनके कुछ एग्जांपल्स देकर मतलब आपसे कहेगा कि आइडेंटिफाई करो। तो पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन काम है, सिंपल। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो आपके एसेट्स खरीदने या पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होती है। और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी रिलेटेड होती हैं कैपिटल्स एंड बोरोइंग्स से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाई रखे हैं, वो तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चैम्प हो, है अनिरुद्ध भाई, चैम्प हो इसमें। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये ज़रूर याद कर लेना, ये रट के जाना कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस जिनसे कैश फ्लो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जिनसे कैश का ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। एक तो है बैंक में आपने कैश डिपॉजिट करा, दूसरा बैंक से आपने कैश विड्रॉ करा, तीसरा आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज कर ली, चौथा आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल कर दी। तो इन चारों से तो कैश के अंदर ही घूम रहा है। इसके अलावा भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिनसे कैश का कोई फ्लो नहीं होता, जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, चलो वो तो खैर ऑब्वियसली। इसके अलावा बोनस शेयर्स इशू करना, बोनस शेयर्स का मतलब था कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देना, इससे भी कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा बैड डेट्स को आप राइट ऑफ कर देते हो अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इससे भी कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। तो मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनसे कोई भी कैश का फ्लो नहीं होगा, तो ये थ्योरी में पूछ लेता है। अच्छा, अब करते हैं जी पहला कॉन्सेप्ट, रिवाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको बताया था कि आपके कोर्स में सिर्फ एक ही मेथड है जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए इसको आपको रटना पड़ेगा, बुद्धि लगाने का ना तो अब आपके पास समय है और ना बुद्धि लग सकती कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं, है ना। तो अब वाई का तो समय गया, अब तो आपको देखना है व्हाट, कि क्या हो रहा है। तो वो फॉर्मेट एक बार सबको याद है वैसे ओरली, चलो सुनाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एनपीबीटी मतलब शॉर्ट में। तो इसको हम वर्किंग नोट में अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर इसके नीचे हमें ऐड करने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस, जो लगभग ये हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे आपका डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एसेट बेचने पर लॉस हो गया, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो गया, आपने बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे कर दिया या डिबेंचर्स या लोन्स का इंटरेस्ट पे कर दिया, या आपने कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर दिया, या आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये सब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। फिर हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कौन कौन सी होती हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इनको लेस कर देते हैं। तो आपके पहले पड़ाव का आंसर क्या आ जाता है, OPBWCC, जो आप शॉर्ट में बोलते हो वैसे, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके नीचे हम खेल करते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, वो खेल आपको याद ही होगा
इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और उसका उल्टा लेस कर देते हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। तो इतने पड़ाव के आंसर को कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और फिर उसके बाद 3 आइटम्स और होते हैं, लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड के आगे डैश डाल के लिखा है नेट ऑफ रिफंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई मान लो आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है 20,000 और थोड़ी सी दूरी पर टैक्स का रिफंड दे रखा है 2,000, तो आप कितने रुपए लिखोगे आंसर में बाहर? 18,000। तो आप रिफंड को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये मतलब है नेट ऑफ रिफंड का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इनकम है वो ऐड बैक कर लेंगे, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्सपेंस है, जैसे अर्थक्वेक आया, आग लग गई, भूकंप आ गया, या वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे कर दी, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आएगा तो आपकी अंग्रेजी हो गई फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव आएगा तो आपकी अंग्रेजी हो गई यूज्ड इन। अच्छा जी, अब एनपीबीटी कैसे निकालते थे एक बार वो भी रट लो, जो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट में निकालना होता है। तो एनपीबीटी को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तरकीब सिखा रखी थी कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये तो आप बैलेंस शीट से ले लोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये भी आप बैलेंस शीट से ले लोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बाकी इसके अलावा 3-4 बातें बस याद रखनी है। अगर आपने कोई इंटरिम डिविडेंड पे करा है तो, या फिर प्रपोज डिविडेंड, और प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का लेना है? हमेशा प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान रखना है। बाकी प्रोविज़न फॉर टैक्स वो कौन से साल का लेना है? करंट ईयर का, वो भी नेट ऑफ रिफंड दे रखा है। और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो वो ऐड बैक हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो डिडक्ट हो जाएगी, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये सब बातें क्या हैं जो अब आपके लिए व्यर्थ हैं। अब हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो हम रट्टू तोते बन के एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और बारीकी वाले। जैसे सबसे पहले होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में आपको बताया था कि डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड की कहानी ये होती है कि कंपनी एक साल जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का डिविडेंड अगले साल पे करती है ना, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। लेकिन इंटरिम डिविडेंड की कहानी आपको सुनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कंपनी साल के दौरान ही इतना प्रॉफिट कमा लेती है, बीच में ही, तो कंपनी अपने साल के बीच में ही डिविडेंड दे देती है, तो उसको बोल देते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मतलब। बाकी हमें तो ट्रीटमेंट याद रखना है, वो आपको पहले भी बता दिया था। प्रपोज डिविडेंड आपको सिर्फ कौन से ईयर का लेना है? हमेशा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है? प्रीवियस ईयर का। बाकी इंटरिम डिविडेंड तो डायरेक्ट दिया होता है, उसमें कुछ ईयर का चक्कर नहीं होता। अच्छा, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपको पता ही है। और दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने इक्विटी डिविडेंड पे करा है तो फिर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी अपने आप निकालना पड़ेगा, इसके भी आपने सवाल देखे थे, ठीक है जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा खेल था डेट को लेकर कि भाई इशू या रिडम्पशन की डेट, इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। तो इसमें भी आप रट सकते हो फॉर्मूला, मतलब लॉजिक, कि जैसे अगर कभी भी हम इशू करते हैं साल के पहले दिन, लेट से बिगिनिंग में इशू करते हैं, तो आप हमेशा इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पर कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग वैल्यू पर, ठीक है। किस पर कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग वैल्यू पर। और अगर हम इशू करते हैं साल के एंड में, जैसे केस 2 में हमने साल के एंड में इशू करा, तो फिर आप इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पर कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग वैल्यू पर। तो ये मतलब बात याद रखनी है। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता देख लो, एक बार आपको याद आ जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट जो है वो इस तरह से बनता है, क्रेडिट साइड में आप बैलेंस BD लिखते हो, डेबिट साइड में बैलेंस CD लिखते हो, और जो टैक्स पे करते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक, और जो प्रोविज़न हम बनाते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय P&L। प्रोविज़न वर्किंग नोट में प्लस हो रहा है और टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो रहा है, ठीक है जी। बाकी टैक्स पेड अगर गिवन ना हो तो फिर हम प्रीवियस ईयर वाले प्रोविज़न फॉर टैक्स को ही क्या मान लेते हैं?
टैक्स पेड। तो ये भी अजम्पशन आपको बताई थी और ये भी हमने क्वेश्चन के अंदर कर रखा था। अच्छा, बाकी OPBWCC तो चलो पता ही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया था। तो ये सब कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे जो मतलब अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो आप बस ये चाहे तो याद कर लेना या इसको अपना अच्छे से देख लो या इसका फर्रा बना के ले जाना। इसमें गिनती के 6 इनफ्लो होते हैं और 3 आउटफ्लो होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इनफ्लो क्या क्या होंगे, देखो वेरी सिंपल। आपने कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट बेच दिया, या आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, या आपने कोई लोन एंड एडवांस को का रीपेमेंट रिसीव कर लिया। तो ये 3 इनफ्लो हो गए जिससे आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा भी 3 इनफ्लोज और हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जैसे आपको रेंट रिसीव हो गया, या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या आपको डिविडेंड रिसीव हो गया। तो कुल मिलाकर 6 इनफ्लो इसमें होंगे, 6। बाकी आउटफ्लो की बात करें तो 3 ही आउटफ्लो होते हैं मेनली। आपने टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट परचेज कर लिया, या आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, या आपने लोन किसी को दे दिया, बस। बाकी पॉजिटिव आएगा तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन। हाँ, अब इसमें एक एडजस्टमेंट कंफर्म्ड है जो आती है, वो बताओ कौन सी? मतलब एसेट अकाउंट की, है ना। एसेट की कोई, एसेट से रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी अवश्य। तो अब इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस होता है जो कंपनी PFD का भी अकाउंट बनाती है। PFD मतलब प्रोविजन फॉर डेब्ट। तो उसका कॉन्सेप्ट देख लो कि कैसे बनता है। तो देख लो, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस BD, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। बाकी इसके अलावा एसेट परचेज करोगे तो डेबिट में, एसेट सेल करोगे तो क्रेडिट में। सेल करने में जो भी लॉस हुआ तो क्रेडिट में, और गेन हुआ तो डेबिट में। यहाँ तक तो हो गई सिंपल बातें। लेकिन आप एसेट अकाउंट में जो एसेट बेचते हो, उस एसेट का जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो वहाँ पर क्रेडिट हो जाता है बाय PFD के नाम से, जो क्रॉस पोस्ट होता है PFD अकाउंट में नीचे डेबिट साइड पे। तो ये सबको याद आ गया मेन चीज़, तो ये याद रखनी है बस। बाकी PFD अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में, और जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है आपका फॉर द ईयर वो आ जाएगा क्रेडिट में। तो PFD अकाउंट आपका बस ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो कंपनी PFD मेंटेन नहीं करती तो फिर आपको खाली एसेट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो फिर आपको PFD अकाउंट नहीं बनाना। तो उस केस में जब आप एसेट अकाउंट बनाओगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको PFD नहीं लिखना, और इस केस में डेप्रिसिएशन भी एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर ये कंप्लीट अकाउंट आपका ऐसा एसेट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, एसेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ जाती है। बाकी एक सितारा है, ये भी पढ़ लो ताकि क्लैरिटी रहे। सितारे में ये लिखवाया था कि भाई देखो, अगर मान लो किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो रही है, ठीक है, तो आप उस गिरावट को क्या कंसिडर करोगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू में गिरावट हो रही है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हो रही है, इन दोनों के लिए CBSE ने कहा है कि इनकी वैल्यू की गिरावट को क्या मानोगे जी? बेच दिया। हाँ, तो CBSE कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तो इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो अगर मशीन की वैल्यू में गिरावट हुई तो आप क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू में गिरावट हुई तो सेल, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हुई तो सेल। ये ध्यान रखना है। तो ये CBSE का अजम्पशन है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी तो खैर ये सब एडजस्टमेंट्स हैं जो एसेट अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो तो आप क्वेश्चन में भी देख लेते हो। अच्छा जी, फिर है तीसरा और आखिरी पड़ाव जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड होती है। तो ये भी देखो बहुत सिंपल है, इसमें गिनती के 3 या 4 इनफ्लो हैं और 6 या 7 आउटफ्लो। अब देखो इनफ्लो क्या क्या होंगे, वेरी सिंपल। इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू करा, लेकिन उसके अंदर अगर प्रीमियम पर इशू करा तो प्रीमियम भी जोड़ लोगे। इसी तरह इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे तो वो भी आ जाएंगे। प्रीमियम पर इशू करे तो प्रीमियम भी जोड़ लोगे, लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू करे तो डिस्काउंट माइनस कर दो। बाकी लोन रेज्ड, लोन रेज्ड का मतलब हो गया कि जो भी आपने लोन मतलब रेज करे,
तो अगर आपकी कोई भी बोरिंग बढ़ गई तो वो भी इनफ्लो हो जाएगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लाइबिलिटी में दिखे, लेकिन ये ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, चाहे करंट लाइबिलिटी में क्यों ना दिखे। बाकी आउटफ्लो कब कब होगा, अगर मान लो इक्विटी शेयर कम हो गए तो आप क्या कहोगे, बाय बैक ऑफ शेयर। आपके प्रेफरेंस शेयर कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपके डिवेंचर्स कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपके लोन्स कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये सब हो गए आउटफ्लो। बाकी इसके अलावा कुछ आउटफ्लो और हैं, जैसे आपने डिविडेंड पे करा, या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, या जो आपने डिवेंचर्स या बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे करा, या आपने कोई शेयर इशू खर्चे पे कर दिए, या अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो भी वैसे हमने अलग से एडजस्टमेंट में डील कर रखा है, उसको भी फिर हम माइनस कर देंगे, वो भी एक आउटफ्लो हो जाएगा। ये रहा, देखो यहीं आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कभी कभी हमारे डिवेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, है ना। जैसे इस छोटे से एग्जांपल में आपको सिखाया था, तो हमने यहाँ पर 2500 रुपये का प्रीमियम पे करा रिडम्पशन पर। तो ये देखो आपको इसका ट्रीटमेंट लिखवा रखा है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो रहा है आउटफ्लो की तरह। तो ये भी मतलब एक एडजस्टमेंट पूछ सकता है। बाकी तो खैर एक ये भी पॉइंट था कि भाई अगर मान लो आपको ये दे रखा है बैलेंस शीट में, तो फिर ये खाली एक ही जगह जाएगा, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। तो अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा तो फिर हम सिर्फ इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही माइनस करेंगे, तो वो भी मतलब हो सकती है बात। बाकी ओ माई गॉड इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रखना है कि डिवेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट अपने आप निकालना पड़ेगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, फिर एक एडजस्टमेंट आपको करवाई थी बोनस शेयर की। तो बोनस शेयर की एडजस्टमेंट क्या थी जी, बोनस शेयर की एडजस्टमेंट ये थी कि अगर कंपनी लेट से 10 लाख के शेयर्स थे ओपनिंग में, जो क्लोजिंग में बढ़कर हो गए 13 लाख रुपए के, तो इसका मतलब कंपनी ने कितने इशू करे, 3 लाख। तो बच्चा तो सोचेगा 3 लाख का इनफ्लो हो गया, लेकिन अगर इसमें से आपको बताया जाए कि 2 लाख का तो बोनस शेयर है, तो बोनस शेयर से आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बोनस शेयर से क्या हमारा कैश का इनफ्लो होता है, नहीं होता। तो क्या हम इस 2 लाख को बोनस इशू वाले को इनफ्लो माने कैश का, नहीं। तो हमारा इनफ्लो सिर्फ कितना माना जाएगा, ओनली 1 लाख। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा इनफ्लो सिर्फ कितना माना जाएगा, 1 लाख, है ना। तो यही बात आपको लिखवाई थी, दिखाई थी, समझाई थी। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर का जो इनफ्लो है तो वो सिर्फ कितना माना गया, ओनली 1 लाख। तो बोनस शेयर्स जब भी कंपनी इशू करती है तो उससे कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता, ये मानते हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट था जो कवर हो गया। अच्छा, बाकी CFS का फॉर्मेट घर से रट के जाना है, तो वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों ने रट रखा होगा, है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फॉर्मेट में, वो तो सबको याद ही है ना। फिर भी देखो ढांचा इस तरह से बनाना है एग्ज़ाम में, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आपको लिखना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, फिर ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर वर्किंग नोट आएंगे, वर्किंग नोट में अगर कोई ढांचे बनाने तो वो सब आप बना लोगे। अच्छा, तो सर हम कौन से क्वेश्चंस करें इसके रिवीजन में, इंपॉर्टेंट बता दो ना आप। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस ये 6 क्वेश्चन करना आप। ये सारे हमने क्लास में भी करें, तो ये आपकी किताब के हैं, तो बस आप ये 6 क्वेश्चंस मार्क कर लो या लिख लो नंबर। ये सब हमने क्लास वर्क में कर रखे हैं, रजिस्टर में आपके सॉल्व्ड हैं, लेकिन इनको आप एक बार बिना देखे अपने आप कर लेना, तो इससे आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसमें आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कैश फ्लो के, तो ये आप लिख लो बस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। चलो बताओ, कह रहा है कि किससे कैश का फ्लो होगा। ए से नहीं होगा, बी से नहीं होगा, सी से नहीं होगा। वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमने मशीन के बदले में डिबेंचर्स दिए, तो हमारा कैश का फ्लो होगा डी से, उसमें हमें क्योंकि डेटर से कैश मिल गया। ठीक है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। इनमें से क्या कैश इक्विवेलेंट है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। बिल्कुल सही, क्योंकि ये करंट इन्वेस्टमेंट है और इसी को हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या भी कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस, स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस एंड स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, या नन। मारो तुक्का। बी। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं एंड स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश। वेरिएशन मतलब जो भी उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो भी पता चल जाता है। चलो फोर्थ, ए म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 20 लाख रुपए ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, वेयर विल इट अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ जी। तो एक कंपनी को 20 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इसे आप कौन सी में शो करेंगे? वेरी गुड। तो उमंग सेठी नालायक बच्चे हमारे ऑनलाइन के, वो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, तो गलत हो गया इन्वेस्टिंग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ क्यों होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, इसका तो रोज का काम है ये, है ना, इनको तो रोज डिविडेंड मिलता है। ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनका तो ये रोज का काम है। ठीक है सेठी साहब। चलो उसके बाद नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इनमें से नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या नहीं है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो पहचानो कि इनमें से नॉन कैश कौन सी नहीं है। नॉन कैश कौन सी नहीं है मतलब बड़ी, देखो ये नेगेटिव लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, तो आप इसको नॉट को और नॉन को काट सकते हो। तो मतलब ये क्वेश्चन आप ऐसे इंटरप्रेट कर लो कि आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है। तो बोनस शेयर्स इशू करे, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नहीं। इक्विटी शेयर्स इशू करे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नहीं। डेप्रिसिएशन, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन होती है? नहीं होती। लेकिन आपने वेजेस पे करी, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये है कैश ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन अच्छी लैंग्वेज के साथ था। तो जब भी दो नेगेटिव आ जाएं तो लैंग्वेज में उन्हें काट के क्वेश्चन आसान बना सकते हो आप। ठीक है। चलो उसके बाद, चलो ट्रू फॉल्स। ए, इनकम टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो याद है ये? ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बी, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। रीजन बताओ। हाँ, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी तो कैश इक्विवेलेंट है। तो आपने कैश इक्विवेलेंट अगर बेच भी दिया तो पैसा ही आया, पैसा ही चला गया, तो इससे कोई फ्लो नहीं होता है ना। तो यही तो वो एक्सेप्शंस के पॉइंट में भी लिखा था ना कि भैया इनसे कोई फ्लो नहीं होता कैश का।
सी, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज एडेड टू द प्रॉफिट वाइल अर्निंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कह रहे जो गेन ऑन सेल होता है एसेट बेचने पर, आप उसको प्रॉफिट में प्लस करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय। फॉल्स, बल्कि हम तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो ये गलत दे रखा था। डी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज कैश इक्विवेलेंट। फॉल्स, बल्कि क्या होता है, वो तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो तो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स, तुक्के मारने। ए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज एडेड इन डैश इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं, ऐड किस में करते हैं हम इसको, नेट प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो पूछ रहे कि इज एडेड इन, उसको आप ऐड किस में करते हो, नेट प्रॉफिट में, क्योंकि सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट लिखा होता है, उसके नीचे आप करते हो ना ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बी, डेप्रीसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट टू डिटरमाइन प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश आइटम। डेप्रीसिएशन नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ऑपरेटिंग होता है, ये तो बिजनेस का मेन खर्चा है, लेकिन ये नॉन कैश है ना, तो आपको सही शब्द इस्तेमाल करना है इसके लिए। तो डेप्रीसिएशन जो है ये एक नॉन कैश आइटम है। उसके बाद सी, बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज शोन अंडर कैश एंड कैश डैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट्स, हाँ ये तो बता ही दोगे, है ना। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होते हैं वो होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। डी, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन अंडर डैश एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग, क्योंकि ये भी आपकी बोरिंग होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, और आपने अगर इंटरेस्ट पे करा बोरोइंग पर, तो इंटरेस्ट पेड भी कौन सी एक्टिविटी माना जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसमें बच्चे का एक डाउट आता है, बच्चा कहता है सर इसको ऑपरेटिंग में ऐड भी तो करते हैं, इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड भी तो करते हैं, लेकिन वो तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने का इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, पर इंटरेस्ट है कौन सी एक्टिविटी, वैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप आंसर फाइनेंसिंग ही लिखना हमेशा, ऑपरेटिंग कभी मत लिखना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे। चलो 8th ओरली सुनाओ। 8th में पूछ रहा है, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। अगर आपने पेटेंट्स को बेच दिया तो इसको कहाँ शो करोगे, मतलब किस एक्टिविटी में शो करोगे, इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब हम कोई भी चाहे टेंजिबल एसेट बेचें चाहे इनटेंजिबल एसेट बेचें, कौन सी एक्टिविटी में शो करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद 9th, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कहाँ कहाँ ऐड हो जाता है, हाँ, तो इसको मतलब हम ऐड करते हैं एज नॉन कैश एक्सपेंस इन नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब समझ गए ना कहाँ पे ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के नीचे ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर। हाँ चलो जी, तो अब आपको अपनी पुस्तक और कलम का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तो 10th क्वेश्चन जो है पहले एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको आगे आगे भेजेंगे। तो पढ़ मैं देता हूँ। इसमें लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें खाली आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। बाकी आपको क्लोजिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, ओपनिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है,
8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 9% डिवेंचर है, 7% डिवेंचर है। एडिशनल इन्फो में दे रखा है इक्विटी शेयर इशू करे प्रीमियम पर 2%, 8% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे प्रीमियम पर 2%, थर्ड 9% डिवेंचर्स इशू करे 1% डिस्काउंट पर, 7% डिवेंचर्स रिडीम करे एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, फोर्थ अंडरराइटिंग कमीशन इक्विटी शेयर्स पर पे करा 2.5%, इंटरेस्ट पे करा 7% डिवेंचर पे 7,000 और डिविडेंड पे करा प्रेफरेंस शेयर्स पे 8,000। चलो ठीक है, तब लगाइए बुद्धि। 6 मिनट का आपको टाइम पहले मिलेगा, बस इसमें आपको ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है, ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो साथ साथ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, आपने थोड़ा सा कर लिया होगा तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले छोटा सा, वो तो ये हो गया जी। चलो तो बताओ बच्चों के आंसर आ रहा है? चलो तो ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है? साथ साथ करें या करना है अपने आप? चलो तो अब साथ साथ कर लेते हैं आइटम वाइज आइटम, ठीक है, बिना किसी नाटक के। तो पहला आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ओपनिंग में है 7 लाख, क्लोजिंग में है 12 लाख, तो इसका मतलब कितना इक्विटी शेयर इशू हो गया? 5 लाख। तो मतलब अगर मैं सबसे पहले इंग्लिश लिखूं, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसमें 5 लाख लिख दूं भाइयों बहनों? ओके 5 लाख, मतलब फ़िलहाल 5 लाख। अब इसकी एक एडजस्टमेंट दे रखी थी नंबर 1 कि इक्विटी शेयर्स जो आपने इशू करे हैं वो 2% प्रीमियम पर इशू करे हैं, 2% प्रीमियम। तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कि अगर प्रीमियम पर इशू करते हो तो प्रीमियम को इसी में क्या करना है? ऐड करना है। तो 2% निकाल लिया 10,000, तो ये आ गया जी 5,10,000। ओके, तो ये फिगर ठीक हो गई। चलो उसके बाद सेकंड फिगर, दूसरा आइटम दे रखा है 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में कम हो गई। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कम होने के लिए? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आउटफ्लो हो गया, तो 1 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं। पहले इतना ओके हो गया। फिर इसकी भी एक एडजस्टमेंट दे रखी थी सेकंड, कह रहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स को आपने रिडीम करा 2% प्रीमियम पर, तो अब इसका 2% निकालो 2,000। वेरी गुड। तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको सिखा रखा है भाई, ये भी आउटफ्लो ही है, इसका मतलब 2,000 भी आउटफ्लो ही हो गया। ओके जी, तो ये फिर दोनों ठीक हो गए। चलो ठीक है। तीसरा आइटम दे रखा है 9% डिवेंचर्स, ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 2 लाख, तो मतलब बढ़ गए। तो हम लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स 2 लाख। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। अब प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख कर दिए, तो इन 9% वालों की एडजस्टमेंट 3 में आधा हिस्सा शुरू में दे रखा था इनका कि 9% डिवेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1%। तो भाइयों बहनों आपको सिखाया था कि प्रीमियम है तो प्लस कर दिया, डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। तो 1% कितना आया? 2,000। तो आपने ये डिस्काउंट माइनस करा प्यारे बच्चों? नहीं करा तो करो, फिर गलत हो गया भाई। डिस्काउंट माइनस सिखा रखा है, तो
अगर प्रीमियम पर इशू करते हो तो क्या करते हो, प्रीमियम प्लस करते हैं, डिस्काउंट पर इशू करा तो माइनस करना है। तो इसमें शक्ल क्या देखनी मेरी की, तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक ओके, बोलो भाई यहाँ तक बिल्कुल ओके चल रहा है। अब चौथे आइटम पे चलते हैं। चौथा आइटम है 7% डिवेंचर्स, ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में कम हो गया। तो इसका मतलब 7% डिवेंचर क्या हो गए, कम हो गए। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश, रिडम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर, 1 लाख रुपए, है ना। रिडम्पशन हो रहा है तो मतलब कम हो गए, तो माइनस कर दो। फिर इसकी एडजस्टमेंट भी थी, पॉइंट नंबर 3 का दूसरा हिस्सा, कि भाई 7% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो आपने इनको 5% प्रीमियम पर रिडीम करा है, तो निकालो 5% प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आएगा, 5%, 5,000। तो वो भी आउटफ्लो ही है। बाकी आप चाहो तो दोनों को इकट्ठा मिलाकर 1,05,000 भी माइनस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पर यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है जी। उसके बाद अब आते हैं, देखो 2 सेल्फ वाली एडजस्टमेंट्स पर जो हमें अपने आप करनी होती है, 9% डिवेंचर और 7% डिवेंचर। तो इन दोनों का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब 9% वाले का अगर आप निकालते हो तो 9% वाले का ओपनिंग फिगर है 0, तो 9% वाले का तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 0 ही आ गया। ओके, तो हट गया। 7% वाले का अगर मैं अपने आप भी निकालूं तब भी 7,000 आएगा, और नहीं तो उसने दे भी रखा है, तो फिर हमें तो दे जो रखा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन 7% डिवेंचर उसने दे रखा है 7,000, तो ये आपने लिखा, ये आउटफ्लो है ना। तो इंटरेस्ट ऑन 7% डिवेंचर 7,000, ये भी आउटफ्लो हो गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, फोर्थ क्यों भूल गए सर, फोर्थ भी तो है बीच में। अच्छा, फोर्थ कह रहा है जी, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड। ये लो, ये भी कॉन्सेप्ट में लिखवाया था। ये क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो ना, क्योंकि आपने कमीशन पे करा है, तो ये भी आउटफ्लो है। तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, और उसने बोला है जी 2.5% किसका, इशू प्राइस का। तो इक्विटी शेयर्स जो आपने इशू करे हैं उसका 2.5%। तो हो सकता है आप बच्चों का ये फिगर गलत हो, ऐसा मुझे लग सकता है, लेकिन बताओ कितना निकाला 2.5%, 12,500, बिल्कुल सही। इशू प्राइस समझ गए, इक्विटी शेयर्स का कितना है इशू प्राइस, 5,10,000, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पर इशू करे थे। तो इशू प्राइस कितना माना जाएगा इक्विटी शेयर्स का, 5,10,000। तो 5,10,000 का 2.5% निकालना पड़ेगा, जो आएगा 12,500। अच्छा, 10 का तो प्रीमियम था। ओके ओके, तो यही तो आपने गड़बड़ करी फिर। इसका मतलब आप 5 लाख का बता रहे हो 2.5%, तभी तो ये फिगर गलत है आपकी। इशू प्राइस क्या होता है बताओ, इशू प्राइस। यहाँ आधी जवानी मैंने कुर्बान कर दी सिखाते सिखाते कि भाई इशू प्राइस क्या होता है। आपने अगर मान लो 10 रुपये का शेयर है और 1 रुपये के प्रीमियम पर इशू करा, तो आप इशू प्राइस क्या लोगे, 10 के 11, 11 ही तो लोगे। तो इसी तरह अगर कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे, है ना, 5 लाख रुपए के करे और 10,000 के प्रीमियम पर करे, तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना बनेगा, जोड़ के ही तो बनेगा। तो 5,10,000 का 2.5% निकालो, 12,750। हाँ, तो ये फिगर सबकी गलत थी, इसलिए सबके आंसर गलत आ रहे थे। चलो ठीक है। उसके बाद लास्ट आइटम, लास्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है,
डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8,000। तो डिविडेंड पेड को क्या लिखा, आउटफ्लो हो तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 8,000, तो ये आप माइनस कर दो, ये तो आउटफ्लो है। तो अब कर लो पूरी गणित, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ गया आंसर, 473,250, राइट। तो ये है प्यारे बच्चों आपका सही जवाब, 473,250, कर लो नोट, ठीक है। चलो तो 473,250, हाँ ओपनिंग पर निकालते हैं प्रियांशु भाई, अगर कुछ ना बोले तो क्लियर हो गया। चलो तो ये सही आंसर है 473,250। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है सर, तो 11 करवाओ। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस, दो केसेस हैं। ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब है कि आप अपने मन में सोच लो कि हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी, या फिर किसी मतलब मुथूट फाइनेंस वाली कंपनी, ऐसा मन में सोच लो। अच्छा आंसर बच्चे कह रहे हैं, एक बार पिछले वाले का आंसर देखना कितना आ रहा है। ऑनलाइन के चीते कह रहे हैं 750 आ रहा है, वैसे आ ही नहीं सकता, सारे 000 हैं, उसमें से 750 तो माइनस हो रहा है, तो 250 आएगा। घर आके मारूंगा, बता रहा हूँ। चेपो जल्दी, अब टाइम वेस्ट। ठीक है, तो एक केस है फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब मुथूट फाइनेंस मन में सोचना है। अच्छा दूसरा बी केस, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब क्या मानेंगे कि कौन सी कंपनी है, पंखा बनाने की, ओरिएंट पीएसपीओ। चलो तो पहले आपको फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फाइनेंसिंग वाला लिख दे दो, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस के हिसाब से बताना है कि मुथूट फाइनेंस कंपनी है या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके लिए परचेज ऑफ शेयर जो है ये कैसी एक्टिविटी है, बताओ। परचेज ऑफ शेयर कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। इसका तो रोज का काम है, ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी है भाई, ये तो रोज सुबह उठेंगे 10 शेयर खरीदेंगे, शाम को घर जाएंगे 10 शेयर बेचेंगे, ये इनका रोज का काम है। सेल ऑफ शेयर्स, ऑपरेटिंग भाई, अभी तो बोला मैंने, इनका रोज का काम क्या है, सुबह उठेंगे शेयर खरीदेंगे, शाम को घर जाएंगे शेयर बेचेंगे, ये इनका रोज का काम है। मुथूट आपको माइंड में लेकर चलना है, अभी हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। कहोगे तो किसी के दफ्तर लेके चलूंगा फाइनेंसिंग कंपनी के, ताकि वहाँ से आप आंखों से देखोगे कि रोज यही काम हो रहा है कंप्यूटर पे बैठ के। उसके बाद थर्ड, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, ऑपरेटिंग, ये भी रोज का काम है, शेयर खरीदे ब्रोकरेज देते हैं, रोज का काम है। लोन्स एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टी, लोन देते हैं लोगों को, बताओ। मुथूट फाइनेंस का रोज का काम क्या है, लोगों को लोन देना, वो रोज लोग आते हैं, वो रोज लोगों को पैसा देते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, इन्हें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, ऑपरेटिंग, ठीक है। ये इनका रोज का काम है, रोज इंटरेस्ट मिलता है, इन्हें रोज डिविडेंड मिलता है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देते हैं ये,
हाँ, मुलाजिम मतलब नौकर, ऑपरेटिंग। तो ये तो भाई सैलरी देना तो एक रोज़मर्रा की एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ऑपरेटिंग, ठीक है। इंटरेस्ट पे करना इनका रोज़ का काम है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, बताओ, ये याद रखना है हमेशा। मैं बादल बना रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट में भी बनवाया था बादल के साथ। डिविडेंड पेड, मरते दम तक अपनी आखिरी सांसें जब आप ले रहे होंगे तब बोलते हुए जाना कि डिविडेंड पेड इज़ ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड जब पे करने की बात आती है वो कभी भी रोज़मर्रा का काम नहीं हो सकता। डिविडेंड कंपनी पे करती है साल के एक बाद, प्रॉफिट होने के बाद हमेशा। तो डिविडेंड जब पे करने की बात होगी तो बस ये आपको हमेशा याद रखना है, चाहे कैसी भी कंपनी हो, वो सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, ऑलवेज, सबके लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो पहले ओके हो गया। चलो अब इसी आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ऐसे नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपको ये सोच के आंसर देना है कि ये पंखा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। चलो, तो परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी, इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। अब ये शेयर्स खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये तो निवेश कर रहे हैं, इनका रोज का काम थोड़ी ना, ये तो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, फिर ये शेयर बेच दिए, ये भी इन्वेस्टिंग। भाई ऊपर इन्वेस्ट, अरे हिंदी में लिखूं, ऊपर शेयर्स खरीदे मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट परचेज करी, और अगले पॉइंट में कह रहा है शेयर बेच दिए, इन्वेस्टमेंट बेची। तो ये तो आपको सिखा रखा है ना भाई, इन्वेस्टमेंट खरीदना या इन्वेस्टमेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अब ये नहीं कि बस शेयर वर्ड देखा ओ फाइनेंसिंग, ऐसे तो आप कोई भी मारुति गाड़ी जा रही होगी, कहोगे देखो हनुमान जी जा रहे हैं, भाई मारुति नंदन तो हनुमान जी, तो ये थोड़ी ना हो गया। अब शेयर वर्ड देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पढ़ना भी तो है कि शेयर से हम कर क्या रहे हैं। शेयर आप खरीद रहे हो, शेयर आप बेच रहे हो, शेयर इशू थोड़ी ना कर रहे हो। अगर शेयर इशू कर रहे होते तो फाइनेंसिंग होता, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना, यही तो नंबर कटवाएंगे फिर बाद में। चलो थर्ड, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर। अब ऊपर जो शेयर्स खरीदे उस पर इन्होंने ब्रोकरेज पे करी, हाँ, इन्वेस्टिंग। आप ऐसे सोचो कि ये कोई रोज का काम तो है नहीं इनके लिए, तो ऑपरेटिंग तो होगा नहीं ना, ये कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये वैसे भी शेयर्स खरीदने से रिलेटेड है, तो ये भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलो फोर्थ, लोन्स एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टीज, बताओ, लोन्स दिया, इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट में चेक करोगे, लोन देना आपको एक आउटफ्लो की तरह लिखवा रखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अगर आप चेक करोगे उसमें, है ना। लोन एंड एडवांस देना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी एक तरह से। फिफ्थ, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, तो डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको मिला तो ये आपके लिए कौन सी एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, क्योंकि आपका इन्वेस्टिंग इनकम हो गया। 5 हो गया। 6, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़, अपने मुलाजिमों को सैलरी पे करी, ऑपरेट, ये रोज़ का काम है। रोज़ का मतलब कि ये तो एक डे टू डे नेचर की एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, फाइनेंसिंग, है ना। तो ये तो आप करते भी हो कैश फ्लो में, इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, तो कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लास्ट वाला तो पता ही है, डिविडेंड पेड तो क्या है, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो तो चाहे कैसी भी कंपनी हो तो फाइनेंसिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन 99 और 100 का डिफरेंस क्रिएट करेगा, मतलब इस तरह का, ठीक है। तो 1 नंबर इसी में कटता है ज़्यादातर बच्चों का। चलो उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, ये भी छोटा क्वेश्चन है, 12th। तो ये करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। बाकी क्लोजिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, ओपनिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीन है, गुडविल है, ठीक है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने प्लांट के बारे में कह रखा है, मशीन के बारे में कि मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन। इस अंग्रेज़ी का मतलब समझ लो या लिख लो अगर किसी को नहीं पता। जब भी किसी एसेट के ब्रैकेट में ऐसे दे रखा होता है ना कि डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000, तो इसका मतलब होता है, बताओ पहले आप बताओ क्या होता है। हाँ, पीएफडी कह लो या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कह लो, ठीक है। तो लिख लेना या मतलब समझ लेना, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले ये निकालना है कि इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू कितनी है। 50 की कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप है 15, तो बुक वैल्यू कितनी है 38। इसको आपने 40 में बेच दिया है, तो इससे आपको क्या पता चल गया, 5 का प्रॉफिट हो गया। बाकी कह रहे हैं डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ये वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है जो हम इस साल चार्ज करते हैं। बस कह रहा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो इसमें बताओ कौन सा खाता बनाएं। हाँ, तो प्लांट एंड मशीन का एक अकाउंट बना लेते हैं। आ जाओ, एक ही एडजस्टमेंट है बस, फिर फटाफट आंसर आ जाएगा। तो डेबिट, क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस है मशीन का 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, लिख लो टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, बाय बैलेंस सीडी। बस अब बताओ कहाँ कहाँ क्या लिखना है। एक तो जो हमने सेल करी 40,000 की, तो बाय बैंक सेल 40,000। फिर जो लॉस हुआ, गेन हुआ, तो उसको डेबिट में 5,000। और पीएफडी लिखना है, पीएफडी नहीं, क्योंकि ये पीएफडी अकाउंट बनाते ही नहीं है। देखो पीएफडी का क्या कोई बैलेंस दे रखा है, पीएफडी का नहीं, तो इसमें आपको पीएफडी अकाउंट नहीं बनाना। तो एक्यूमुलेटेड डेप को कहीं नहीं लिखना। बाकी डेप्रीसिएशन कहाँ लिखेंगे, किस साइड, क्रेडिट साइड, बाय डेप्रीसिएशन। तो जो एक्सपेंस है इस साल का वो रिकॉर्ड कर लेंगे बस। अब आप खाते का टोटल कर लो, आपका बैलेंस आ जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा टू बैंक कितना है परचेज। तो बताओ जी कितना आ रहा है, 390, 390 में से 2 5 गया 185, ठीक है। तो ये आ गया आपका परचेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया, सिंपल बस। तो ये मतलब छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बड़े क्वेश्चन में भी इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाती। तो अब बस वो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग का आंसर बना लो, तो वो तो हम बना लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उससे आ जाएगा। तो इस खाते में क्या क्या है अपने काम की बात। एक तो जो सेल हुई 40,000 की वो इनफ्लो और परचेज आउटफ्लो। तो 2 बातें तो इस खाते से लिख लेते हैं। एक तो सेल ऑफ मशीन 40 और एक परचेज ऑफ मशीन वो माइनस कर देते हैं 185।
अच्छा, गेन तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे और डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में लिखेंगे, तो वो इसमें छोड़ दो। बाकी गुडविल का क्या करना है जी? गुडविल ओपनिंग में 40 थी, क्लोजिंग में गुडविल बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? परचेज। ठीक है, तो गुडविल बढ़ने का मतलब है कि आपने इसका मतलब गुडविल परचेज कर ली होगी, तो 80,000 रुपये गुडविल परचेज कर ली, तो वो भी माइनस कर दो बस। आंसर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो अंग्रेजी बन गई कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताओ कितना आ रहा है? 225। सही है, तो ये करेक्ट आंसर है एकदम, 225। ठीक है, तो सही आ रहा है जी 225 आउटफ्लो। तो ओके हो गया। चल बस लास्ट क्वेश्चन 6 नंबरी, फिर ख़त्म पूरा चैप्टर, पूरा कार्यक्रम। तो ये ऑब्वियसली आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। तो इसके लिए हम पहले ढांचा बनाते हैं। ढांचा वो बोर्ड्स में नहीं आएगा प्रियांशु भाई, चिंता मत करना, और अगर आ जाए तो क्वेश्चन पेपर फाड़ के आ जाना, कह देना मैं नहीं कर रहा। चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ढांचा बना लेते हैं, आ जाओ। हाँ, अलग भी लिख सकते हैं हिमांशी जी, लेकिन जैसे हम लिखते हैं वो थोड़ा सा बेहतर तरीका है बस। ओके, चलो तो फटाफट फुल फॉर्मेट याद है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहली हेडिंग, फिर उसके नीचे एनपीबीटी ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ऐड क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। उसके नीचे लेस क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले पड़ाव का आंसर OPVWCC। उसके नीचे करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स का खेल, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन करंट एसेट। उसके बाद लेस टैक्स पेड। तो पहले पड़ाव का आंसर आ गया जी ए। उसके बाद सेकंड हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 4 लाइन बाद लिख लेंगे आंसर बी। उसके बाद थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 8 लाइन बाद लिख लेंगे आंसर सी। फिर उसके नीचे क्या अंग्रेजी? नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स A + B + C, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन बिगनिंग। तो आंसर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो ये तो हो गया कैश फ्लो का ढांचा कंप्लीट। फिर इसके नीचे बनाएंगे जी वर्किंग नोट, जिसमें निकलेगा अपना आंसर NPBT वाला, और बाकी वर्किंग नोट सवाल देखकर पता चलेंगे अगर क्वेश्चन कहेगा तो। चलो, तो अब कहाँ से शुरू करना है सवाल बताओ? पहले कहाँ से शुरू करें? एडजस्टमेंट से, ठीक है, तो याद है। चल, तो पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मज़े आ गए, आहा हा। एडजस्टमेंट है 10% डिबेंचर्स ऑफ 60,000 रुपये वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो कह रहा है आपने 10% डिबेंचर्स जो हैं 60,000 के
वो 1 अप्रैल को इशू करे। बताओ इस लाइन से बस क्या आपका फ़र्क पड़ता है सिखाया था। ओपनिंग में इशू करे डिबेंचर्स, तो इसका मतलब जो ये इंटरेस्ट निकालोगे आप डिबेंचर का, ये किस पर निकालोगे, क्लोजिंग पर। तो भाई क्लियर है सबको, खेल समझ आ गया इस एडजस्टमेंट का, वेरी गुड। तो अब निकाल लो क्लोजिंग पर इंटरेस्ट। 1,60,000 का 10% कितना आ गया, 16,000। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अब 16,000 को दो जगह कहाँ कहाँ लिखें, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पड़ गई रास्ते में, वहाँ लिख लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो आउटफ्लो हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये तो माइनस कर दो 16,000, और जो डिबेंचर इशू हुए वो भी लिख लो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। 60,000 रुपये के डिबेंचर्स इशू हुए वो भी लिख लो। ठीक है, तो क्लियर हो गई एडजस्टमेंट। चलो तो इसमें तो मज़े आ गए, एक ही एडजस्टमेंट थी बस। चलो अब ऊपर से शुरू करते हैं आइटम वाइज आइटम। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो बस आप बताते रहना फिर लिखते रहेंगे। शेयर कैपिटल बढ़ गई, कहाँ लिखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वेरी गुड। तो लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस का नोट 1 देखते हैं, आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दे रखा है बैलेंस इन पीएनएल, कहाँ लिखेंगे बताओ, वर्किंग नोट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 330 माइनस 220। तो यहाँ लिख लो वर्किंग नोट में प्रॉफिट फॉर द ईयर 330 माइनस 220 यानी कि 110। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी, वो शायद हमने कर ही लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, वो तो डिबेंचर्स हम कर ही चुके। उसके बाद है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल कम हो गए, बताओ कहाँ, ट्रेड पेबल कम हो गए तो ऑपरेटिंग में लेस, तो ट्रेड पेबल्स 30,000 रुपये लेस कर दो। उसके बाद नेक्स्ट एसेट्स के अंदर पीपीई का नोट नंबर 3 देखते हैं। तो नोट नंबर 3 में है मशीन, उसकी कॉस्ट है ओपनिंग में 7 लाख, फिर बढ़कर हो गई 10,70,000। तो क्या मान लेंगे, परचेज है ना, मशीन की वैल्यू बढ़ने का मतलब है परचेज। तो कितने रुपए बढ़ गई, 3,70,000। तो कहाँ लिखें 370, इन्वेस्टिंग में माइनस। तो परचेज ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर लो 370। फिर उसी के नीचे दे रखा था एक्यूमुलेटेड डेप्ट। एक्यूमुलेटेड डेप्ट ओपनिंग में है 95, क्लोजिंग में बढ़कर हो गया 120। तो एक्यूमुलेटेड डेप्ट बढ़ गया, तो क्या करें, ये सिखाया था। एक्यूमुलेटेड डेप्ट की वैल्यू 95 से बढ़कर हो गई 120, तो क्या करें, हाँ वेरी गुड, ये याद रखना है, आओ तारे लगा लो। ये डेप्रीसिएशन की पहचान होती है, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। तो ओपनिंग में 95 था ना एक्यूमुलेटेड डेप्ट, और क्लोजिंग में हो गया 120, तो जितने रुपए बढ़ गया 25, ये डेप्रीसिएशन होता है। ठीक है, याद रखना है अब। चलो तो ये भी हो गया पीपीई। पीपीई के बाद अगला आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख थे, फिर बढ़ के हो गए 135। तो अब इसका क्या करें,
इन्वेस्टिंग में, और क्या लिखेंगे इन्वेस्टिंग में? हाँ, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो लिख लो इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 30,000 नहीं 35, सॉरी 35 कर लेना, 35 था। उसके बाद जी नेक्स्ट आइटम है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसको क्या करते थे? तो ये कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में जुड़ जाएगा और मतलब क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जुड़ जाएगा, तो ये तो हम इसमें जोड़ लेंगे। ओके, तो ये लिख ही लेते हैं साथ साथ। तो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना लिख लें अब? मतलब 40 और 170 दोनों जोड़कर कितना हो गया? 210। और क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट कितना लिख लें? 80 और 2 लाख जोड़ के 280। तो ओपनिंग 210 और क्लोजिंग 280। तो ये सबसे नीचे लिख लो, बिगिनिंग वाला 210 और एंड वाला 280। तो इससे क्या पता चल गया कि हमारा A + B + C का आंसर कितना आएगा? 70। तो वो भी लिख ही लेते हैं पहले ही, है ना। तो ये भी ओके हो गया यहाँ तक। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ, लास्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख थे, अब ये कम हो गए, 90 हो गए। तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, ऐड कर लेंगे ऑपरेटिंग में। ट्रेड रिसीवेबल 110। बस, तो सारे आइटम हो गए। तो ठीक है सर, मज़े आ गए। चलो तो वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। तो NPBT आ गया सेम 1,10,000। इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं अब फॉर्मेट में। NPBT 1,10,000। अब आप पढ़ाओ के आंसर निकालते रहो। +16 + 25, तो OPBWCC कितना आया? 1। वो कम नहीं होगा प्रियांशु भाई, चिंता मत करना। अगर कम हो जाए तो पेपर फाड़ के आ जाना, कह देना मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब 151 + 110 - 30, फाइनल आंसर बताओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 231। पक्का लिख दूं? आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग का आंसर आ रहा है 231, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। चलो ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग का आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, 4,05,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ये आ गया नेगेटिव। और फाइनेंसिंग का और बता दो जी। C 2 लाख + 60 - 16, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 244। बाकी A + B C चेक कर लो 70, मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप चेक कर लो अगर भरोसा नहीं है तो A + B + C 70 आ रहा है, वो तो आएगा ही खैर। चलो बट समझ आ गया खेल सारा। चलो तो बस ये था पूरा कार्यक्रम।